हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एस टी आर अकेडमी पर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे ब्रायोफाइट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में और उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं उसके बारे में चर्चा चर्चा करेंगे। और उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ब्रायोफाइट्स के जनरल करेक्टर्स को हमने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पाए जा रहे हैं और ये उनकी लाइफ साइकिल में कैसी कैसी स्टेजेज आ रही हैं और रिप्रोडक्शन इनमें कैसे हो रहा है। ये सब चीज़ें होने के बाद हम लोग जो इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मार्केंसिया, रिक्सिया या फिर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रायोफाइट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड है। आप लोगों ने हमेशा से जो मडी एरियाज है, यानी कि जहाँ पर पानी रुकता है, तालाब के किनारे वाले एरिया या फिर जहाँ पर नल का पानी जाता है, वहाँ साइड्स में, यहाँ तक कि छतों पर मैट की तरह क्या होता है, ये लोग बना लेते हैं और वहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ लिखा भी गया है कि कह रहा है ब्रायोफाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड फ्रॉम पोलर टू अल्पाइन रीजन। पोलर रीजन मतलब कि जो पोलर रीजन है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़ बनी रहती है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। अल्पाइन रीजन में भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर भी पाए जाएंगे। और ब्रायोफाइट्स जो ग्रो करते हैं, जहाँ पर ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसली ग्रो करते हैं। ऐसे होता है कि इनके बीच में जगह ही नहीं रहती, एक के बाद एक, बगल में एक, एक के बगल में एक, ऐसे ही ढेर सारे ग्रो कर जाते हैं। आप लोगों ने अपने नलके के पास में देखा होगा कि बहुत सारे मैट की तरह क्या होते हैं, प्लांट उगे रहते हैं, जिनमें हम बहुत छोटे होते हैं, इतने भी छोटे नहीं होते कि दिखाई ना दें, लेकिन दिखते तो हैं, लेकिन उनमें लीफ और स्टेम ये सब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। वही जो मैट की तरह दिखाई देते हैं, उन्हें ही ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये इसमें कह रहा है कि रेनी सीजन में ज़्यादातर दिखते हैं। और ये कहीं भी मिल जाएंगे, रॉक पे भी मिलेंगे, सॉयल में, बेयर रॉक, ट्री पर भी मिल जाते हैं। तो ये मतलब इतना वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पर भी मिल जाते हैं। स्मॉल साइज है, बट दे कैन वेरी कॉन्स्पिक्यूअस ग्रोइंग एज ए एक्सटेंसिव मैट इन वुडलैंड। ये देखिए, आप लिखा है मैट की तरह दिखते हैं वुडलैंड क्यूसिन्स ऑन वॉल्स पे भी, रॉक्स पे भी, ट्री ट्रंक पे भी। अब पाइनियर कॉलोनी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट, जो पाइनियर कॉलोनी, जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पर जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ पे हो गया हो, या फिर जो कोई बहुत बेयर जगह हो, जहाँ पर सबसे पहले ये जब स्पीसीज का इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो इसमें जो पहली स्पीसीज आती है उन्हें हम पाइनियर कहते हैं, पाइनियर स्पीसीज कहते हैं। तो ये बहुत सारी जगह हैं पर पाइनियर स्पीसीज का काम करती हैं। ये इकोसिस्टम को क्या करती हैं, वहाँ पे रहने लायक बनाती हैं आगे अगली आने वाली स्पीसीज के लिए। आगे जब अगर हम इनकी चर्चा करेंगे कि इनमें जो लाइफ साइकिल में जो स्टेजेज आती हैं, तो इनमें दो तरह की स्टेजेज आती हैं। एक गमेटोफाइट स्टेज आएगी, एक स्पोरोफाइट स्टेज आएगी। जो गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये क्या करेगी, खुद तो अपना भोजन बनाएगी, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करेगी। ये हमने आगे भी डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस करेगी। और ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, जो इसकी अगली स्टेज होती है, जैसे कि स्पोरोफिटिक वाली स्टेज, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, ये हैप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड मतलब कि एन, इनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है एक ही, मतलब एक ही सेट होता है। अब आगे चलिए, इसमें कुछ लिखा भी है तो पढ़ लेते हैं। गैमीट में क्या लिखा है, गैमीट कह रहा है, गैमेटोफिटिक फेज जो है, इसमें ए स्टेज इन लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट दैट अंडरगो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में चले जाते हैं। अब ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। मतलब जनरेशन पूरा करने के लिए वो तीन तरह की स्टेजों में जा रहा है। तो ऐसे ही ब्रायोफाइट्स के साथ भी होता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। और क्या करते हैं, इनमें दो स्टेजेज आती हैं, एक गैमेटोफिटिक, एक स्पोरोफिटिक।
जो गैमेटोफिटिक स्टेज है इसे कह रहा है कि मल्टी सेलुलर स्टेज है। क्या है? मल्टी सेलुलर स्टेज। तो ब्रायोफाइट्स तो मल्टी सेलुलर हैं, तो ये भी स्टेज क्या होगी? मल्टी सेलुलर होगी। लेकिन इसमें एक की पॉइंट जो है ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड अगर खुद है तो इसके जो स्पोर बनेंगे ये भी क्या होंगे? हैप्लॉइड ही होंगे। तो इनका जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये हैप्लॉइड होता है। अभी हम एक फिगर दिखाएंगे जिसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द गैमेटोफाइट इज सेक्सुअल फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो गैमेटोफाइट फेज है ये ब्रायोफाइट की सेक्सुअल फेज होती है। सेक्सुअल फेज से मतलब यह है कि रिप्रोडक्टिव फेज की तरह आप देखेंगे। आगे जो स्पोरोफिटिक फेज है इसके बारे में भी देख लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है जो स्पोरोफाइट्स रिप्रेजेंट द जाइगोट रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट होती है वो जब जाइगोट बनता है तब स्टार्ट होती है। अभी हम एक फिगर दिखा रहे हैं उसी में सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, इट डिवाइड्स एंड डेवलप इनटू ए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कॉल्ड स्पोरोगोनियम। अब फिर उसके बाद ये कैसे डेवलप होगा? ये डिवाइड करेगा, जो जाइगोट है डिवाइड करेगा और डेवलप करेगा किसमें? एक स्पोरोगोनियम में। उसे ही स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं। अभी एक फिगर है, आप चलिए देख लेते हैं। आप इसमें देखिए, अगर आपको हम इसके जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाना है, अगर इस पे हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बड की तरह ग्रो कर रहा है। यहाँ पर बड की तरह कोई ब्रायोफाइट है ग्रो कर रहा है। कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल ब्रायोफाइट भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है फीमेल गैमेटोफाइट। जो यन है ये क्या कर रहा है? एक प्लांट बॉडी की तरह बना हुआ है और ये क्या बनाएगा? आर्चिगोनिया बनाएगा। आर्चिगोनिया क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो क्या बनाएगा? एग बनाएगा। और ऐसे ही एंथ्रीडिया क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बनाता है स्पर्म बनाता है। अब जब हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो आप लाइफ साइकिल को यहाँ स्पोरोगोनिया से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको सही से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर बड के थ्रू एक प्लांट बॉडी ग्रो की है। वो मेल है या फीमेल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले अगर मेल होगा तो एंथ्रीडिया बनाएगा और फीमेल होगा तो आर्चिगोनिया बनाएगा। अब कोई भी प्लांट बॉडी है वो अगर रिप्रोडक्शन करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या करेगा? प्लांट का जो मेल पार्ट होगा स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाया और जो फीमेल पार्ट है एग बनाया। अब एग बनाएगा अगर, तो एग का फर्टिलाइजेशन होते ही जैसे ही जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा? जैसे ही जाइगोट बनेगा ये स्पोरोफिटिक स्टेज में आ जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो फेज क्या हो जाएगी? स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक फेज में चाहे वो स्पर्म था वो भी क्या था? हैप्लॉइड था, यन था। और जो एग था ये भी हैप्लॉइड था। दोनों एन एन मिलकर क्या बना दिए? 2n जाइगोट बना दिए। अब जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो क्या करेगा? डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद यंग स्पोरोफाइट, इसमें लिखा है देखिए ये यंग स्पोरोफाइट बना। अब यंग स्पोरोफाइट क्या है? 2n है। ये तो हम जान ही रहे हैं। आगे क्या होगा? जो यंग स्पोरोफिटिक फेज आएगी इसमें सीटा, कैप्सूल, फूट सब कुछ बनेगा। जो भी प्लांट बॉडी दिखेगी ना उस टाइम पे जो यंग स्पोरोफाइट बना रहेगा उसमें फूट भी दिखेगा, सीटा भी दिखेगा और कैप्सूल भी दिखेगा। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि फूट, सीटा, कैप्सूल ये 3 चीज़ें बनती हैं। इनमें ट्रू क्या होता है? ना ट्रू रूट होगी, ना स्टेम होगा और ना ही लीव्स होती हैं। इनमें फूट, सीटा और कैप्सूल बनेगा। और कैप्सूल वाला पार्ट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद क्या बनेगा? इसी में बनेगा स्पोरोगोनिया। क्या बनेगा? स्पोरोगोनिया बनेगा। और स्पोरोगोनिया क्या होगा? स्प्रेड करेगा स्पोर के रूप में और वही जाकर नया क्या बनेगा? नए प्लांट बॉडी बनाएगा। अब जब ये 2n है, ये जब स्पोर बनाएगा तो ये दोनों n स्पोर क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। ये स्पोर मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के कारण क्या होगा? इसमें साफ साफ लिखा है देखिए, स्पोरोगोनिया क्यों मियोसिस करेगा? तो मियोसिस करने के कारण ये डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड होने के बाद ये फिर से जाके गैमेटोफिटिक स्टेज में जर्मिनेशन करेगा और फिर से यही साइकिल चलने लगेगी। आप एकदम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरिस्टोम बना हुआ है, जो पेरिस्टोम है ये क्या करेगा? यही पेरिस्टोम से स्प्रेड करेगा, स्पोर निकलेगा। ये इधर लिखा भी है स्पोर डिस्पर्सन। स्पोर डिस्पर्ज कर रहा है। उसके बाद स्पोर जाके यहाँ प्रोटोनिमेटा बनाएगा। प्रोटोनिमेटा जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है उससे पहले का एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको प्रोटोनिमेटा कहते हैं। ये दोनों तरह के, जैसे कि चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में भी बनेगा। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में 2 तरीके से होता है।
एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, इसमें कई टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं जो अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन क्या होता है, गेमा कप बनना। क्या बनना? गेमा कप। गेमा कप उसमें बनता है जैसे कि जो मार्केंसिया है, आप लोग ये प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आप लोगों को जो जो भी प्रैक्टिकल के लिए मटेरियल मिलेगा उसमें आप ब्रायोफाइट्स के लगभग जो मार्केंसिया या रिक्सिया ऐसे कुछ मिलेगा, तो इसमें से आप बहुत आसानी से गेमा कप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो गेमा कप होता है ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होगा, रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाएगा और इसकी जो शेप होगी वो अलग अलग होती है, अलग अलग कलर भी होता है, अलग अलग स्पीसीज में ये डिफर करेगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि दीज प्रोड्यूस इन गेमा कप ऑन द सरफेस ऑफ एक्जियल लीव्स। जो एक्जाइल लीव्स हैं, लीफ तो वैसे होती ही नहीं है, लेकिन जो एक्जियल पार्ट होता है उसी पे गेमा कप बनेगा। ऑन स्टेम एपेक्स आर इवन इनसाइड द सेल, कहीं भी बन सकता है, कहीं इनसाइड द सेल भी बनेगा, स्टेम पे भी बनेगा, स्टेम के एपेक्स पर, जो लीव्स होती हैं उनके एक्जियल पर, मतलब उनके किनारों पर बन जाएगा। तो ये बनने की स्पीसीज डिफर करेगा कि कहाँ बन रहा है। उसके बाद अगला है कि बाई ट्यूबर्स, मतलब इसमें जो और भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं उनको लिखा गया है। जो ट्यूबर बना के कर लेगा, ट्यूबर में आप जानते ही होंगे आलू में ट्यूबर बनता है, जैसे आलू में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक वैसे ही ट्यूबर बना के कोई भी ब्रायोफाइट क्या करेगा, कोई आउटग्रोथ निकलेगी, वहीं से जाके वो जर्मिनेट कर जाएगा। एडवेंटिशियस ब्रांचिंग हो जाएगी, मतलब साइड से ब्रांचिंग हो जाएगी, कोई भी ब्रांच ऐसे निकली है उसी के बगल से ऐसे ब्रांचिंग हो जाएगी और वो जाके नया प्लांट बॉडी बना लेगी। रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन मतलब ऐसा कि जब कोई भी प्लांट, अगर प्लांट बॉडी कहीं से टूट गई, टूट के कहीं अलग हो गई, गिर गई, तो वो फिर से रीजनरेट करके एक नई प्लांट बॉडी बना लेगी। प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगी। जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा ठीक वैसे जैसे प्रोटोनीमाटा बनना ना, स्पोर के जर्मिनेशन को ही कहते हैं। जैसे स्पोर थोड़ा सा जर्मिनेट कर रहा है तो उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कह दिए, थोड़ा सा जर्मिनेट करके और ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कह दिए। एपोस्पोरी, बुलबिल्स, राइजॉइडल टिप, मतलब कि जैसे राइजॉइड जो इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे राइजॉइड्स कहा जाता है, उसमें से थोड़ा सा कोई टिप निकल आया, वो ग्रोथ करके नया बना लिया, बुलबिल्स। ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे मेन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट दे रहा है कि इसमें oogamous टाइप का क्या होता है, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। जितने भी लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी ले लेंगे या फिर फंजाई ले लेंगे, फिर ब्रायोफाइट भी ले लेंगे, तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 तरीके से होता है। एक आइसोगैमी कहते हैं, जिसमें जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे होंगे मार्फोलॉजिकली, और मार्फोलॉजिकली मतलब देखने में उनकी साइज सेम होगी, बस जेनेटिकली वो अलग होंगे। एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, लेकिन इनकी साइज सेम होगी तो उनको कहते हैं आइसो। आइसो मतलब सेम, आइसोगैमी करेंगे। और जो एक होता है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में क्या होगा, जो एक होगा ये छोटा होगा, मतलब मेल जो मेल होगा, मेल का जो स्पोर होगा वो छोटा होगा और जो फीमेल होगा वो बड़ा होगा। जो फीमेल स्पोर होगा बड़ा होगा और ये नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा? नॉन मोटाइल। और जो मेल वाला होगा वो मोटाइल भी होगा और छोटा भी होगा। तो इसे एन आइसोगैमी करेंगे, मतलब इसमें दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट और जेनेटिकली तो डिफरेंट होगा ही होगा। और जो तीसरा मेथड है oogamous टाइप का, ये क्या होता है, बहुत ही इवाल्व मेथड है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इन तीनों रिप्रोडक्शन में सबसे इवाल्व मेथड क्या है, oogamous टाइप का मेथड है, जो कि ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ये लगभग ये कुछ एल्गी में भी स्टार्ट हो गया था oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, और फंजाई में भी स्टार्ट हो गया था, और ब्रायोफाइट्स तो उनसे इवाल्व हैं, तो इनमें तो होना ही है। आगे दूसरा पॉइंट दे रहा है, तो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नोन एज एंथ्रीडिया। ये तो हमने फिगर में ही देख लिया, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और जो आर्चिगोनिया है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम ये जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर, मतलब जब हम एंथ्रीडिया को प्लूरली बोलेंगे, मतलब उसके प्लूरल नंबर में बताएंगे तो उसको एंथ्रीडिया बोलेंगे, और अगर उसका सिंगुलर लिखना है, मतलब एक एंथ्रीडिया लिखना हो, तो एंथ्रीडियम बोलते हैं उसको। जैसे आर्चिगोनिया का सिंगुलर क्या होगा, आर्चिगोनियम। सेक्स ऑर्गन आर जैकेट एंड मल्टी लेयर्ड। जो सेक्स ऑर्गन होगा उसके बाहर एक जैकेट की लेयर होगी। जैकेट की लेयर
ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। जैसे हम लोग सर्दियों में बाहर से गर्म कपड़े पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, ठीक ऐसे ही ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर एक मल्टी लेयर्ड क्या होती है, जैकेट सेल होती है, जो क्या करती है, उनको बचाती है। क्या करती है? बचाती है। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाएगी या फिर और भी जो भी बाहर के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, उनसे क्या करेगा, बचाएगा। एंथ्रीडियम इज स्टार्क्ड पर शेप्ड आर ऑब्लॉन्ग एंड हैज ए आउटर सेल थिक जैकेट्स व्हिच इनक्लोज मास ऑफ फर्टाइल सेल कॉल्ड एंड्रोसाइट्स। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं लिखा गया है। जो एंथ्रीडिया है कैसे होता है, उसकी शेप ऑफ के बारे में बता रहा है। ओब्लांग होगा, थिक जैकेट सेल उसके बाहर होगी, और उसके बाद जो इसका जो एक मास होगा, फर्टाइल सेल मास जो है, वो जो फर्टाइल सेल मास हो उसको कहते हैं एंड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? एंड्रोसाइट्स कहेंगे। जो फर्टाइल सेल मास होगा उनका एंथ्रीडिया का, उसे एंड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कुछ जानने लायक है। और ये मेटामार्फोज इनटू बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। अब जो अगर मेल होगा तो बाईफ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और बिना वाटर के रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। स्विम करते हुए इनका जो स्पोर है ये जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब अगर इनके पास फ्लैजिला नहीं होगा तो ये स्विम कैसे करेंगे? ये मोटाइल नहीं रह जाएंगे, और मोटेलिटी अगर नहीं होगी तो ये फीमेल जो स्पोर है उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोटिलिटी के लिए इनके पास फ्लैजिला होता है, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इनके पास दो फ्लैजिला होता। क्या होता है? जो भी स्पोर होगा उसके पास दो फ्लैजिला होगा। और आगे पांचवा पॉइंट कह रहा है आर्चिगोनिया इज स्टाक्ड फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। जो आर्चिगोनिया होगा वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होगा। स्टाक्ड होगा मतलब कि एक जगह चिपका होगा, रुका होगा। और उसके बाद इट हैज ए बेसल स्वेलन पोर्शन कॉल्ड वेंटर एंड ए इलांगेटेड नेक। हमने जब पिछली वीडियो देखी थी उस वीडियो में मैंने आपको जब सेल्स दिखाई थी, तो जो नीचे की दो सेल थी उनमें दो नेक सेल थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ये फिगर था। इस फिगर में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि देखिए ये नीचे की ओर क्या है, एग सेल है। ये क्या है? एग है। उसके बाद उसके ऊपर जस्ट ऊपर क्या है? बेंटर सेल है। और बेंटर सेल के ऊपर नेक कैनाल सेल्स हैं। क्या है? नेक कैनाल सेल। यही सेल्स क्या होती हैं? आर्चिगोनिया में पाई जाती हैं। यही सेल क्या होती हैं? आर्चिगोनिया में पाई जाएंगी। नेक सेल क्या होगी? बेंटर सेल से लार्ज होगी। और जो बेंटर सेल से लार्ज क्या होगा? उसकी एग सेल होगी। ये इसमें लिखा गया है। ये हमने देख भी लिया कि सबसे बड़ी क्या होगी? एग सेल होगी। एग सेल से बड़ी छोटी क्या होगी? बेंटर सेल होगी। उस सॉरी, एक सेल से छोटी क्या होगी? नेक सेल होगी। उससे छोटी क्या होगी? बेंटर सेल होगी। ये हमने फिगर में भी देख लिया। और जो छठा पॉइंट कह रहा है एंथ्रोजॉइड्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम chemotactically by the certain substance, sugars, malic acid, proteins, inorganic salts of potassium present in the mucilaginous substances formed by the generation of the neck canal cells and venter canal cells। जो एंथ्रोजॉइड सेल है यानी कि जो एंथ्रीडियम से आई हुई सेल है, वो क्या करेगा? नेक सेल में जो नेक सेल है, बेंटर सेल है, इनको क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। कीमोटैक्टिकली इनको क्या करेगा? अट्रैक्ट भी करेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेगा जैसे शुगर, मैलिक एसिड, प्रोटीन, ऑर्गेनिक साल्ट्स, पोटेशियम। इनको रिलीज करके क्या करेगा? इनकी जो डिग्रेडेशन, नेक सेल की डिग्रेडेशन करेगा, बेंटर सेल की डिग्रेडेशन करेगा, ताकि ये एग सेल तक पहुंच सके। म्यूसिलाइजेशन सब्सटेंस बनाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है। वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मैंने साफ साफ पहले ही बताया है कि वाटर बिना फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जो स्विम करने वाली प्रोसेस है, बिना स्विम कर कैसे बिना वाटर के स्विम करेगा और कैसे ये पहुंच पाएगा जो भी मोटाइल मेल स्पोर है। आठवां है द फर्टिलाइज एग आर जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज। मैंने आपको जब फेज समझाया था उसमें साफ साफ बताया था कि स्पोरोफिटिक फेज की शुरुआत कब होगी? जब जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनने के बाद जैसे ही स्पोर डिस्पर्स हुआ और वो जर्मिनेशन स्टार्ट किया, स्पोरोफिटिक फेज तुरंत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। स्पोर जर्मिनेट करते ही क्या हो जाएगा? हेप्लॉइड हो जाएगा वो। और हेप्लॉइड होते ही क्या हो जाएगी? गैमेटोफिटिक फेज आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया। आप लोगों को मैं फिर से एक बार ये जो
साइकिल दिखाई गई है इसके फेज की, जो उसको फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। आप अगर पढ़ना शुरू करें तो यहाँ जो स्पोर जब अलग हो रहा है, यहाँ से शुरू करें। कहाँ से? स्पोर जब अलग हो रहे हैं। अब स्पोर अलग हुआ और यहाँ पर क्या होगा, एक मेल बना रहा है, एक फीमेल बना रहा है। ये इधर वाला मेल बना रहा है, इधर फीमेल बना रहा है। जब स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है तो उसको प्रोटोनिमेटा कहते हैं। प्रोटोनिमेटा बना। अब प्रोटोनिमेटा से बड बना, बड के बाद ये कोई मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन गई, जो क्या है, एन है। उसके बाद उसने क्या बनाया, एंथ्रीडिया बनाया। एंथ्रीडिया क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब स्पर्म वही काम इधर भी हो रहा है, जो फीमेल बॉडी है उसमें क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफिटिक बॉडी है। अब ये क्या बनाएगी, ये भी एन है, ये एग बनाएगी। क्या बनाएगी, एग बनाएगी। आर्चिगोनिया है बनेगा, आर्चिगोनिया एग बनाएगा, और एग रिलीज होगा किसमें, देखिए इधर रेन ड्रॉप में क्या रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया। रेन ड्रॉप कह ले या पानी कह ले, कहीं भी पानी में क्या होगा, स्पर्म रिलीज हुआ। अब यहाँ से एग रिलीज हुआ, एग के साथ क्या होगा, यहाँ पे पानी के साथ आएगा स्पर्म, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हो जाएगा, कोई यंग स्पोरोफिटिक फेज आ जाएगी। मतलब जो स्पोर बनेगा वो स्पोरोफिटिक फेज आ जाएगी। उस स्पोरोफिटिक फेज में जो प्लांट बॉडी तैयार होगी, उसके पास सीटा, कैप्सूल और फूट, ये तीनों चीज़ें होंगी। अगर पाई जाती हैं तो, किसी किसी स्पीसीज में नहीं पाई जाती। और उसके बाद जो स्पोरेंजियम बनेगा वो क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। अब स्पोर कैसे बनाएगा, मियोसिस के थ्रू बनाएगा। मियोसिस में हम जानते हैं कि डिवीजन क्या होगा, डिवीजन ऐसे होगा कि जो सेल्स हैं, जो डिप्लॉयड सेल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, हेप्लॉयड हो जाएंगी। एक सेल से दो सेल बनेगा, 2n से दो, एक सेल से दो सेल बनेगा, 2n से क्या बन जाएंगी, ये लोग n बन जाएंगी। पहले 2n थी और ये क्या बन जाएंगी, n बन जाएंगी, मतलब कि हेप्लॉयड हो जाएंगी। और जैसे ही हेप्लॉयड हुई, जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ और गैमेटोफिटिक फेज आ जाएगी। यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है, इधर तक इसके नीचे ये स्पोरोफिटिक फेज है और ये गैमेटोफिटिक फेज है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।